नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आप सब मुझे पहचान ही गए होंगे। मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के चैप्टर 13 काले मेघा पानी दे के प्रश्नोत्तर पे चर्चा करूँगी। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं और अब प्रश्नोत्तर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया है? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? जब गांव में वर्षा नहीं होती थी तो कुछ 10-12 साल के लड़कों की टोली घर घर जाके पानी मांगती थी और लोग उनके ऊपर पानी की बौछार करते थे। तब वो लड़के कीचड़ में लोट पोट करने लग जाते थे। वे लड़के अपने आप को इंद्र की सेना कहते थे, पर वहीं दूसरी ओर जो इसको अंधविश्वास या पानी की बर्बादी कहते थे, वो लोग उन लड़कों को मेढक मंडली कहते थे। अब इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। अनावृष्टि होने पर गांव के किशोर बच्चे टोली बनाकर गली गली घूमकर लोगों से पानी मांगते थे। जब उन पर लोग पानी डालते तब ये प्रसन्नतापूर्वक पानी से सराबोर होकर धूल मिट्टी में लोट पोट जाते। गांव के कुछ लोगों को लड़कों का नंग धड़ंग होकर कीचड़ में लथपथ होना बुरा लगता था। वे इसे गंवारपन और अंधविश्वास समझते थे, इसलिए उन्होंने लड़कों की ऐसी टोली को मेढक मंडली का नाम दिया था। जबकि बच्चों का ऐसा मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं और उसी के लिए वे लोगों से पानी का दान मांगते हैं, अतः वे स्वयं को इंद्र की सेना के नाम से पुकारते थे। प्रश्न नंबर 2, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंकने को किस तरह से सही बताया? उत्तर, दोस्तों हमने ये देखा है कि लेखक को जब ये पानी फेंकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेखक जीजी से नाराज हो गए। फिर जीजी ने उनको ये बताया कि दान देने की प्रथा तो बहुत पहले से है, ऋषि मुनियों के समय से दान दिया जाता था। ऋषि मुनियों का ये कहना भी है, अगर हम दान देंगे तभी हम लेने के हकदार है। और ये पानी की बर्बादी नहीं, ये एक तरह का दान है जो हम वर्षा होने के लिए पहले दान देते हैं, उसके बाद हम इंद्रदेव से वर्षा की आशा रखते हैं। या दूसरी तरफ जीजी ने ये भी समझाया था कि जिस तरह खेती करने के लिए कुछ अनाज का छिड़काव करना पड़ता है तभी तो खेती होती है, उसी तरह से बारिश के लिए भी हमें कुछ पानी का दान देना पड़ेगा। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंकने को निम्न तर्कों द्वारा सही ठहराया। वो तर्क क्या है? त्याग और दान के महत्व को दर्शाया। वो क्या है? ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जो चीज़ अपने पास भी कम है और अपनी आवश्यकता को भूलकर वह चीज़ दूसरों को दान कर देना ही त्याग है। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, अतः देवता से भी कुछ मांगने के लिए उन्हें कुछ दान भी करना पड़ता है। इंद्रदेव को जल का अर्घ चढ़ाना पड़ता है। इंद्र सेना पे पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं बल्कि इंद्रदेव को जल अर्पित करने के समान है, ताकि वे प्रसन्न होकर धरती को तृप्त करें। पानी की बुआई करना अर्थात जिस प्रकार किसान फसल उगाने के लिए ज़मीन पर अपने सबसे अच्छे बीजों का दान कर बुआई करता है, वैसे ही पानी वाले बादलों की फसल पाने के लिए इंद्र सेना पर पानी डाल के पानी की बुआई की जाती है। प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? उत्तर, गुड़धानी अनाज और गुड़ के मिश्रण को कहते हैं। यहाँ पर गुड़धानी से तात्पर्य अच्छी फसल से है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। इस कारण जब अच्छी वर्षा होगी तभी अच्छी फसल होगी, इसलिए पानी के साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है। यहाँ गुड़धानी प्रसन्नता और खुशहाली का प्रतीक है। प्रश्न है, गगरी फूटी बेल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बेलों के प्यासे रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? उत्तर, खेती करने के लिए बेल बहुत ही आवश्यक भूमिका निभाता है और अगर बेल ही प्यासा रह जाएगा तो खेती नहीं हो पाएगी। इसीलिए वह बच्चे खेती के संदर्भ में कहते हैं गगरी फूटी बेल प्यासा है, यानी कि गगरी में तो पानी नहीं है, फूटी समान है और बेल भी प्यासा है, तो अब खेती कैसे होगी? और गांव के लोगों का समस्त जीवन खेती के ऊपर ही आधारित होता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, बैल हमारी कृषि संस्कृति का अविभाजित हिस्सा है, या यूँ कहे बैल भारतीय कृषि संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। किसान बैलों से ही खेतों को जोतकर अन्न उपजाते हैं। उनके प्यासे रहने पर कृषि प्रभावित होती है। इसलिए गगरी फूटी बेल प्यासा इंद्र सेना के इस खेल गीत में बेलों के प्यासे रहने की बात कृषि के संदर्भ में मुखरित हुई है। जब ये तृप्त होंगे तभी खेतों में किसान की मेहनत को बल मिलेगा और धरती फसलों से संपन्न होगी। प्रश्न, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक संस्कृति परिवेश में क्या महत्व है? उत्तर,
भारतीय समाज संस्कृति में गंगा सबसे पूजनीय नदी और जल का आदिम स्रोत है, जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। वह भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं अपितु माँ है। उसमें पानी नहीं अपितु अमृत तुल्य जल बहता है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यता फली फूली है। बड़े बड़े नगर, तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित है। ऐसे परिवेश में भारतवासी सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलेंगे और इसलिए ही इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलती है। प्रश्न, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। दोस्तों, यहाँ लेखक ने एक तरह से यह पूछा है कि रिश्तेदारों के सामने बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम हो और हम उसके सामने अपनी भावनाओं को हारते हुए देखते हैं। जैसे लेखक की भावना एकदम दृढ़ थी कि वो जो मेढक मंडली थी उनको लेखक बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे और उनके ऊपर पानी फेंके जाने का भी घोर विरोध करते थे। समाज में मान्यताओं से ज़्यादा रिश्तों की अहमियत होती है, प्रेम की अहमियत होती है। जब जीजी उनसे आग्रह करती है और तर्क देती है कि भाई मैं इस कारण से उनके ऊपर जल फेंक रही हूँ, तो लेखक विवश हो जाते हैं उनकी बात मानने के लिए, चाहे लेखक को वो बात कितनी ही गलत क्यों न लगे, परंतु वो जीजी से इतना प्रेम करते हैं, उनकी इतनी इज्जत करते हैं, इतना मान देते हैं कि वो बात मानने के लिए भी राजी हो जाते हैं। इसको दोस्तों हम ऐसे लिखेंगे। उत्तर, लेखक की जीजी लेखक से अनगिनत ऐसे धार्मिक एवं आयोजन करवाती थी जिसे वह स्वयं अंधविश्वास मानता था, परंतु अपनी जीजी से अगाध प्रेम होने के कारण वह सभी कार्यों को बिना किसी तर्क के पूरा कर देता था। यहाँ तक कि इंद्रसेना पर पानी न फेंकने वाले उसके अनेक तर्क जीजी के तर्कों के आगे हार गए। इसका कारण भी जीजी से उनका भावनात्मक लगाव ही था। न चाहते हुए भी आदर, सम्मान और प्रेम की भावना के कारण लेखक को विवश होकर जीजी की बात माननी ही पड़ती थी। अतः हम कह सकते हैं कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। प्रश्न, क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपकी स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किए हो? उल्लेख करिए। उत्तर, इंद्रसेना सही मायनों में आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है, क्योंकि किसी भी सामाजिक समस्या को यदि सुलझाना हो तो उसके लिए सामूहिक प्रयास ही आवश्यक होता है और यही प्रयास इंद्रसेना द्वारा भी किया जाता था। यद्यपि उन्हें गांव वालों की आलोचना का भी सामना करना पड़ता था, फिर भी वे साहस नहीं छोड़ते थे। सामूहिक शक्ति से हम किसी भी आंदोलन को सफल बना सकते हैं, जैसे पर्यावरण संबंधित चिपको आंदोलन अथवा महात्मा गांधी जी के साथ आंदोलन इसी सामूहिक प्रयास से ही सफल हुए। प्रश्न, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत वैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों भर देता है? उत्तर, आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का प्रतीक माना जाता है। यह महीना किसानों में अच्छी एवं नई फसल की आशा जगाता है। इसी महीने में अधिकतम वर्षा भी होती है। इसी कारण आषाढ़ शुरू होते ही किसानों में वर्षा की आशा, अच्छी फसल की उम्मीद और उल्लास बढ़ने लगता है। वे नई उम्मीद से जुताई बुआई के कार्य में लग जाते हैं। प्रश्न, पाठ के संदर्भ में इसी पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए और बताइए कि आपके जीवन में बादल राग की क्या भूमिका है। उत्तर, दोस्तों, बादल राग कविता निराला जी द्वारा लिखी गई है। इसके माध्यम से निराला जी ने बादल को आक्रोश का प्रतीक बताया है, क्रांति का प्रतीक बताया है और इसमें यह भी दर्शाया गया है कि किस तरह बादल शोषक वर्ग के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करता है तथा इस कविता के माध्यम से निराला जी ये चाहते हैं कि जो शोषित वर्ग है उनको अपना अधिकार मिले। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे। कवि निराला की कविता बादल राग में बादलों को क्रांति के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। बादल शोषित वर्ग को शोषकों द्वारा मुक्त कर उन्हें उनका अधिकार दिलाता है, उन्हें जागृत करता है।
उसी प्रकार हमारे जीवन में बादल अहम भूमिका निभाते हैं। बादल न केवल प्यासी धरती की प्यास बुझाते हैं बल्कि नव सृजन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकृति और मनुष्य दोनों ही इन पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न, पानी का संकट वर्तमान स्थिति में भी बहुत गहराया हुआ है। इसी तरह के पर्यावरण से संबंध अन्य संकटों के बारे में लिखिए। उत्तर, पर्यावरण से संबंधित अन्य संकट निम्नलिखित हैं। तो पर्यावरण से संबंधित क्या क्या संकट है? मौसम में बदलाव, भूमि का बंजर होना, अतिवृष्टि होना, वायु प्रदूषण की अधिकता, तापमान में वृद्धि आदि निम्नलिखित है। प्रश्न, आपकी दादी नानी किस तरह के विश्वासों की बात करती है? ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका रवैया क्या होता है? लिखिए। उत्तर, दोस्तों हमारी दादी नानी बहुत सारे अंधविश्वासों को मानती थी, जिसे हमें पता था कि वो अंधविश्वास है, फिर भी हम उसका विरोध नहीं कर पाते थे। जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना, कोई जाते वक्त छींक देना, या रात को कुत्ते रोते थे तो ये अपशगुन की बात है। पर बहुत सारी ऐसी बातों को मानती थी और हमसे बहुत सारी पूजा पाठ ऐसा भी करवाती थी जो हमें पाखंड या अच्छा नहीं लगता था, पर फिर भी हम कर लेते थे। अक्सर देखा जाता है हम इसलिए कर लेते थे, सोचते थे कि अगर हम नहीं करेंगे तो उनको ऐसा न लगे कि उनका अनादर है, अनादर हो रहा है, या घर में लड़ाई झगड़ा न हो। पर हम ये सब बात जानते थे कि जो भी वो करा रही है हमसे, वो हमारे ही परिवार की भलाई के बारे में सोच के करा रही है। चाहे वो अंधविश्वास हो, पर इसके पीछे उनकी मंशा तो यही रहती थी कि हमारे परिवार की भलाई हो। अब हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। हमारी दादी नानी अनेक प्रकार की व्रत, उपवास, त्यौहार, धार्मिक अनुष्ठान आदि में गहरी आस्था रखती है। उनकी इस आस्था से हम सभी प्रभावित होते हैं। हम उनकी कुछ आस्थाओं, बिल्ली का रास्ता काटना, निकलते समय छींक का आना, आँख का फड़कना, पशुओं का रोना आदि को अंधविश्वास भी मानते हैं, परंतु फिर भी उसका विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है इसका कारण उनकी अशिक्षा और पुराने ख्यालों का होना है। हमारे विरोध से उन्हें दुख पहुंचेगा और साथ ही पारिवारिक शांति भी भंग होगी। और वैसे भी वे जो कुछ भी इन आस्थाओं के वशीभूत होकर करती है, उसके पीछे उनका उद्देश्य तो पारिवारिक भलाई ही रहती है। इसलिए हम उनकी बातों को बिना कोई तर्क दिए मान लेते हैं। हम उन्हें दुख भी नहीं पहुंचाना चाहते। दोस्तों, किसी भी पाठ से संबंधित किसी भी व्याख्या, किसी भी प्रश्न उत्तर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी।